गुड इवनिंग। जिस तरह से पिछले पिछले एपिसोड में हमने एम डीबी के एसेसरीज़ के बारे में डिस्कस किया था, उसी उसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी एसेसरीज़ हैं, उन एसेसरीज़ के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस हमने समझना है कि उसमें क्या क्या होता है और आपस में उनमें क्या फ़र्क है। एक्चुअल में सवाल उठते हैं इस तरह के इंटरव्यूज़ में कि आप एमसीबी और आइसोलेटर की पहचान क्या होती है, उसको किस तरह से आप पहचानेंगे, उसका काम क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या है। तो बहुत सारी सवाल इस तरह के उठते हैं इंटरव्यू में, और वो डीबी में काफ़ी सारे सवाल बन जाते हैं। तो इस तरह से उसको डिटेल में थोड़ा सा समझना है, जिससे कि आप आसानी से उसको इंटरव्यू में जवाब दे सकें। ठीक है, सबसे पहले हमने या इस साइड में एमसीबी लिए हैं और इस साइड में आइसोलेटर। तो एमसीबी जो होती है, उसमें एमसीबी में सबसे पहले हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं। 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने एमसीबी और आइसोलेटर को डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो एमसीबी में सबसे पहले हमारा इसमें 2 सेफ्टियां होती हैं। ठीक है, एमसीबी में 2 सेफ्टी होती हैं, एक हमारी ओवरलोड की सेफ्टी होती है और एक शॉर्ट सर्किट की सेफ्टी होती है एमसीबी के अंदर। ठीक, इसी तरह से अगर हम आइसोलेटर को देखेंगे, तो आइसोलेटर में हमारे में कोई सेफ्टी नहीं होती। ये जस्ट लाइक स्विच काम करता है, इसमें कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं होता, एक स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, पहला डिफरेंस इस दोनों में आ गया। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि ये हमारा सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, 4 कैटेगरीज में अवेलेबल होती है एमसीबी। ठीक है, सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल, क्योंकि ये इंडिविजुअली अलग अलग एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ की जाती है, और एज ए डीपी यानी कि डबल पोल यानी कि मेन जगह पे यूज़ करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, और सिंगल जहाँ पे कनेक्शंस वगैरह हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एमसीबी से, उस जगह उस जो डीबी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कनेक्शंस, उस जगह पर भी यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ये हमारी सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल, चारों पोल में अवेलेबल होती है, चारों कैटेगरीज में। ठीक है, जबकि हमारा जो आइसोलेटर है, एक्चुअल में इसमें कोई सेफ्टी तो होती नहीं आइसोलेटर में। तो आइसोलेटर का काम क्या है, जो मेन जगह पे जहाँ पे इनकमिंग सप्लाई आती है, उस जगह पे इसका यूज़ होता है। आगे जैसे जिससे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आगे सेफ्टी को लेते हुए आगे जब हम वायरिंग को भेजते हैं, कहीं कनेक्शन भेजते हैं, या तो स्विच के लिए या स्विच बोर्ड के लिए या किसी स्मॉल डीबी के लिए, तो उस जगह पे इसका इस्तेमाल नहीं होता। इसका इस्तेमाल जो हम इनकमर की जगह पे यूज़ करते हैं इसको। तो इसलिए इसमें हमारा 2 पोल या तो मिलेगा, या फिर 3 पोल मिलेगा, या 4 पोल मिलेगा। जिस तरह से अगर हमें हमारी सिंगल फेज की अगर हमारी डीबी है, यानी एसपीएन डीबी है, तो उसमें हमारा इसका इस्तेमाल हो सकता है। डीपी हमारा यूज़ हो जाएगा इनकमर पे, उसके आगे फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एमसीबी के थ्रू। जबकि ये हमारी इसमें चारों पोल्स में मिलेगा, इसमें 3 पोल में मिलेगा मेन जगह के लिए, क्योंकि सिंगल पोल में ये अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस हमारा, इसकी जो करंट रेंज है एमसीबी की, वो अलग है। जिस तरह से 6 एम्पियर में अवेलेबल होती है, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर, 100 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से इनकी रेंज अलग होती है। और आइसोलेटर में अगर हम देखेंगे, तो इसको क्योंकि ये डीपी की जगह से शुरुआत हो रही है, इसकी सिंगल उसकी जगह से पोल की जगह यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए इसकी रेंज थोड़ी सी ऊपर से शुरू होती है। 25 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर, 80 एम्पियर, 100 एम्पियर, 125 एम्पियर। और अगर पैनल्स वगैरह में जाते हैं, अभी तो हम क्योंकि डीबी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम डीबी तक ही इसकी रेंज रख रहे हैं। अगर आइसोलेटर हमारे पैनल्स में यूज़ होते हैं, तो उनकी हायर रेंज आती है, एज ए स्विच वो यूज़ किए जाते हैं, उनकी शेप अलग हो जाती है। डीबी में तो उसकी शेप एमसीबी की तरह होती है, तो एज ए एमसीबी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। अगर हम पैनल्स की तरफ जाते हैं, तो पैनल में इसकी शेप भी बदल जाती है, उसकी रेंज भी हायर हो जाती है। जबकि एमसीबी हमारी जो होती हैं, वो मैक्सिमम 100 की रेंज तक जाती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा एमसीबी की रेंज नहीं जाती। उसके बाद फिर एमसीसी भी आ जाती हैं, जो हमारी 3 पोल और 4 पोल में मिलती हैं, जो पैनल्स में यूज़ होती हैं। ठीक, तो इसी तरह से हमारा अब चौथे नंबर पे एक चीज़ आती है कि इसका सिंबल क्या होता है। सिंबल देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ आती हैं चौथी नंबर पे हमारा जो है, आप इस एमसीबी को और आइसोलेटर को कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका इसका है, 2 तरीके हैं इसके पहचानने के। एमसीबी को हम एक तो उसकी नॉब के कलर से पहचानते हैं, एमसीबी या आइसोलेटर को। उसका कलर जो होता है एमसीबी का, वो रेड कलर के अलावा किसी दूसरे कलर का उसकी नॉब होती है, जबकि आइसोलेटर की नॉब रेड कलर की होती है। ठीक है, तो मैं इसमें मेंशन कर दूंगा अभी।
तो एक तो ये फर्क आ गया कि हमारा एमसीबी का रेड के अलावा कोई दूसरा कलर होता है, जबकि आइसोलेटर में रेड कलर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आइसोलेटर हमारे रेड कलर के ना होके किसी और कलर में भी आते हैं। ठीक है, तो ये सवाल हमेशा इंटरव्यू में आता है। कोई भी क्लाइंट अगर इंटरव्यू ले रहा है तो ये हमेशा पूछता है, ज़्यादातर ये आती है बात कि बताइए, एक तो आपका ये तरीका हो गया, आपने नॉब से पहचान लिया, अगर नॉब रेड कलर की नहीं है फिर आप कैसे पहचानेंगे कि ये आइसोलेटर या एमसीबी है। तो उसकी दूसरी पहचान ये होती है, उसका एक सिंबल दिया होता है उसके ऊपर, एमसीबी के ऊपर और आइसोलेटर के ऊपर। एक्चुअल में एमसीबी में हमारी दो सेफ्टियां होती हैं। तो ये हमारा जो सिंबल है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका ओवरलोड का सिंबल कहलाता है, ओवरलोड। तो एक तो ओवरलोड की सेफ्टी यहाँ पे कवर हो जाती है। दूसरी चीज हमारी शॉर्ट सर्किट, जो दूसरी सेफ्टी है इसमें शॉर्ट सर्किट की, वो दूसरी सेफ्टी का ये सिंबल हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से दोनों एमसीबी का जो कनेक्शन है, इनकमिंग, और ये इनकमिंग हो गई यहाँ पे, ये आउटगोइंग हो गई, यहाँ से ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से गुजरते हुए हमारा सर्किट आगे जाता है। यानी कि इसमें दोनों चीज कवर हो रही थी, जब कवर होती हैं। जबकि आइसोलेटर में हम देखेंगे तो हमारी देखिए ओवरलोड की सेफ्टी और शॉर्ट सर्किट की सेफ्टी, दोनों सेफ्टी हमारी बाईपास हो रही है। कोई भी उसके थ्रू होके, दोनों में से कोई भी सेफ्टी इसके थ्रू डायरेक्टली नहीं आ रही, बल्कि इसको बाईपास कर दिया गया इन दोनों को। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इसमें जो सेफ्टियां होती हैं उसके सिंबल की मदद से भी हम, ये उसकी बॉडी के ऊपर हमारा सिंबल बना होता है, आइसोलेटर के ऊपर भी और एमसीबी के ऊपर भी। इस तरह से हम इसको पहचान लेते हैं। इसकी नॉब रेड कलर के अलावा किसी और कलर की होती है। इसकी नॉब रेड कलर की होती है। पहला केस। सेकंड केस में अगर रेड कलर की नहीं है तब सिंबल से हम पहचान लेंगे। मे बी अदर कलर। ठीक है, और दूसरे कलर की भी हो सकती है। तो सेकंड केस में अगर दूसरा कलर होगा तो फिर हम सिंबल की मदद से पहचानेंगे। ठीक है, अब आप इसका ले सकते हैं कि स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर इसके आगे का तो अब आप ले सकते हैं कि स्क्रीनशॉट, और इसके बाद फिर हम आगे के जो चीज़ें हैं, जो आइटम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, जिस तरह से अभी हमने एमसीबी और आइसोलेटर के बारे में डिफरेंसेस को समझाया था कि किस तरह से क्या क्या उसके डिफरेंसेस होते हैं, उसी तरह से अब हमने एमसीबी और ईएलसीबी या आरसीसीबी, आरसीसीबी को हम आरसीडी भी बोल देते हैं, आरसीबी भी बोल देते हैं। ये एक ही, इसका कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें एक ही चीज़ है। आरसीसीबी हो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, या आरसीडी यानी कि रेजिडुअल करंट डिवाइस या रेजिडुअल करंट ब्रेकर, इस तरह से इनकी फुल फॉर्म बन जाती है। लेकिन ये तीनों चीज़ें एक ही है, इनके अलग अलग नाम दे दिए हैं लोगों ने, लेकिन है एक ही चीज़। इसमें एक डिफरेंस क्या आ जाता है, जैसे हमारे एमसीबी होती है वो तो सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल में अवेलेबल होती है। जबकि ये, क्योंकि ईएलसीबी और आरसीसीबी इंडिविजुअली एक सेपरेट कनेक्शन के लिए यूज़ नहीं की जाती, ये एक्चुअल में या तो डीबी के मेन इनकमर जो होता है, जहाँ पे डीपी लगती है, उसके साथ में इसको यूज़ किया जाता है। सिंगल फेज के लिए, या 3 फेज है तो 3 फेज की डीपी के साथ, 3 फेज की आपका टीपीएन है तो उसके साथ में इसको टीपीएन की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह से यूज़ करते हैं इसको। तो ये हमारे 2 पोल में या 4 पोल में अवेलेबल होती है, जबकि ये आपके 1 2 3 4 चारों पोल में अवेलेबल होती है। इसी तरह से अब आपका डिज़ाइन, ये जो एमसीबी है उसका मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये हमारी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन की गई है। यानी इसकी डिज़ाइनिंग ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के हिसाब से डिज़ाइनिंग है, जबकि आरसीसीबी या ईएलसीबी की डिज़ाइनिंग हमारी
ये करंट लीकेज जो हमारा सपोज कीजिए कोई भी ELCB हमारे उससे कनेक्टेड है, किसी DB में कनेक्टेड है, और वो जो कनेक्शन आगे जा रहा है उसमें से कोई भी मशीन उस पर लगी हुई है, लोड है, तो वो उसमें अगर करंट लीकेज होता है तो उसकी वजह से जो करंट लीकेज होता है तो ये उसको ट्रिप कर देती है। उसकी एक रेंज होती है 30 मिली एम्पियर, जो ह्यूमन बीइंग के लिए एक ऐसा करंट की रेंज होती है जिससे ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा का जो रेंज बढ़ती है तो उस पर ये ट्रिप कर देती है। तो वो ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए मेनली इसको यूज़ किया जाता है। तो ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, डिज़ाइन करंट लीकेज, ठीक है। तो इसको मेनली जो डिज़ाइन किया गया है, मेनली फॉर ह्यूमन प्रोटेक्शन। यानी जब करंट हमारा लीक करके किसी भी, सपोज कि हमारा एक फ्रिज है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फ्रिज है, उसमें हमारा कनेक्शन आ रहा है। अब उसके पीछे डीबी में जहाँ पे हमारा डीबी है उसमें हमने RCCB यूज़ किया हुआ है या ELCB यूज़ किया हुआ है। तो अगर हमारा किसी वजह से या तो उसका इंसुलेशन वीक हो गया वायर का, या कोई भी चीज़ है जो उसमें इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहा है उसमें कुछ ब्रेकेज हो गई या उसमें कोई लीकेजेस हो गए करंट के, वो जब बॉडी में जाएगा करंट, तो उस बॉडी में जो करंट जाएगा, और एक 30 मिली एम्पियर से उसकी रेंज जैसे ही आगे बढ़ेगी, जितना ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी सफिशिएंट रहता है, इससे ज़्यादा अगर करंट जाएगा तो उसको नुकसान पहुँचाएगा, उससे कम है तो उसको ह्यूमन बीइंग को नुकसान नहीं होता। तो जितना जैसे ही उसका करंट 30 मिली एम्पियर से ऊपर बॉडी में जाएगा उस फ्रिज की, या किसी भी वॉशिंग मशीन है या फ्रिज है या कोई भी चीज़ है, तो हमारी ये जो ELCB या RCCB लगी हुई है तो ये उसको ट्रिप कर देगी। यानी टच होने से पहले ही, जैसे ही करंट उसमें लीक होकर बॉडी में जाएगा, ये ट्रिप कर देगी। ऐसा नहीं कि इंसान जाके उसको टच करेगा उसके बाद ये फिर लीक करेगी, या कभी कोई बंदा काम कर रहा है इस पर, उसका कोई हाथ वाथ टच हो गया, कुछ हो गया, लाइव है, तो उस केस में भी ये ट्रिप कर देगी और इंसान को नुकसान होने से बचा लेगी, ठीक है। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि ये ह्यूमन के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। और इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ये ELCB और RCCB जब बहुत ज़्यादा, जैसे वेदर का भी चेंज हो रहा है या बिजली कड़क रही है आसमान में, तो एक साथ करंट फ्लक्चुएट करता है, कभी कभी करंट एक साथ फ्लक्चुएट करता है, तो ये डिवाइसेस जो होते हैं वो उसको ट्रिप कर देते हैं। जैसे करंट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो ये उसको ट्रिप कर देते हैं, यहाँ वहाँ पर भी ये सेफ्टी का काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका मेन मकसद है ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए। जबकि ये MCB जो होती है, मेनली जो इसकी डिज़ाइनिंग होती है, ये वायर प्रोटेक्शन पर ज़्यादा काम करती है। हालांकि इंसान के लिए भी सेफ्टी का काम करती है, लेकिन इससे कम सेफ्टी रहती है इसमें। इसमें लीक हुआ करंट बॉडी में पहुंचा, ट्रिप हो गया। इसमें जब कोई शॉर्ट होगा तब ये ट्रिप करेगी, तो उससे थोड़ा बहुत कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत नुकसान होने के चांसेस होते हैं, जबकि इसमें नहीं होते। इसका मेन मकसद होता है कि जो हम MCB यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे जो वायर यूज़ हो रहा है, उसमें जो वायर यूज़ हो रहा है, तो वायर की एक रेंज होती है। सपोज कि कोई कॉपर वायर है, उसकी एक रेंज है कि भाई ये वायर हमारा इतना करंट तक इससे ड्रॉ करेंगे तो ये सेफली काम करेगा। उससे ज़्यादा अगर इसमें से करंट ड्रॉ करेंगे तो ये धीरे धीरे ओवरहीट होगा, ओवरहीट होकर जलना शुरू हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। तो ये इससे पहले कि वो शॉर्ट हो, उससे पहले ही मतलब करंट जब उसमें ज़्यादा फ्लो करता है तो जो उसकी रेंज से आगे गुजरता है तो ये MCB इसको ट्रिप कर देती है। इसका मेन मकसद एक्चुअल में यहाँ पे होता है DB में, वायर की प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई इक्विपमेंट हमने लगाया किसी जगह पे, अब वो इक्विपमेंट हटा दिया, उसकी रेटिंग ज़्यादा है, जो दूसरा इक्विपमेंट उसकी जगह पे लगाया, तो अब वायर तो वही है जो हमारा लगा हुआ है, वायर को तो नहीं निकाला। अब उस केस में क्या होगा कि अगर वायर वही है और आपने दूसरा हायर रेंज का करंट रेटिंग का आपने कोई इक्विपमेंट लगा दिया, तो वायर के ऊपर ओवरलोड होगा। वायर के ऊपर ओवरलोड होगा तो MCB से पहले के वायर जले, MCB इसको ट्रिप करती रहेगी। या तो आपको वायरिंग चेंज करानी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। अगर आपने गलती से MCB चेंज कर दी, वायरिंग को चेंज नहीं किया, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, तो फिर आपका वायर जलने के चांसेस हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे इसका दोनों का एक रिलेशन होता है
एमसीबी का जो रिलेशन मेनली जो चलता है वो वायर के साथ रिलेशन इसका चलता है कि हमारा वायर सेफ रहे। अगर वायर में अंदर में कोई भी नुकसान होता है तो उससे फिर बड़ा नुकसान होता है, और उससे क्या होता है कि फिर पूरी वायरिंग को डिस्टर्ब करता है वो। इसलिए हम एमसीबी का जो मेनली यूज़ करते हैं वो उसके वायर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ये ईएलसीबी और आरसीसीबी ये जो आ जाती है मेनली ह्यूमन बीइंग के प्रोटेक्शन के लिए इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर सही जगह पे अगर करंट जा रहा है और थोड़ा ओवर भी करंट जा रहा है तो ये ट्रिप नहीं करेगी। जब लीक करके बॉडी में जाएगा तब ये ट्रिप करेगी। जबकि ये अगर इससे करंट थोड़ा सा जो इसकी रेंज है उससे करंट थोड़ा ज़्यादा अगर यूज़ हो रहा है, सही जगह पे यूज़ हो रहा है लेकिन यूज़ हो रहा है, तो ये उसको ट्रिप कर देगी क्योंकि इसने वायर को सेव करना है। ठीक है, तो ये दूसरा फ़र्क हो गया। तीसरी चीज़ हमारी रेटिंग्स वगैरह इसमें कम रेंज से लेके रहती है रेटिंग्स, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअली कनेक्शंस वगैरह पे इसको यूज़ किया जाता है, जबकि इसको मेन जगह पे यूज़ किया जाता है तो इसकी रेटिंग थोड़ी सी आगे से रहती है। जैसे 16 एम्पियर की भी अवेलेबल होती है, 16 की, 20 की, 25 की, 32 की, 40 की, 63 की, इस तरह से इनका यूज़ होता है। अच्छा, इसमें जो 100 एम्पियर की एमसीबी है वो ज़्यादातर कभी कहीं पैनल वगैरह में यूज़ किया जाता है। डीबी में ज़्यादातर 63 एम्पियर की एमसीबी से काम चल जाता है। मेनली 63 एम्पियर तक की डीबी यूज़ होती है। कहीं कहीं इमरजेंसी, कहीं कहीं उसमें 100 की भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मेनली 63 का यूज़ होता है। तो ये इन दोनों के डिफरेंस थे ईएलसीबी और आरसीसीबी के। इसको आप ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे ईएलसीबी और आरसीसीबी को आपस में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, जिस तरह से अभी मैंने ईएलसीबी और आरसीसीबी का डिफरेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए बोर्ड के ऊपर, तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, पहला इसमें जो डिफरेंस इन दोनों में भी डिफरेंस है आपस में कि किस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़ तो ये, इसमें बहुत छोटी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस नहीं की हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। एक तो अगर आप देखेंगे ईएलसीबी, तो ईएलसीबी हमारा जो प्रोडक्ट था वो पहले मार्केट में आया था। उसके बाद ईएलसीबी के बाद में ये आरसीसीबी या आरसीडी वगैरह ये मार्केट में आया। पहले ईएलसीबी आया था मार्केट में, उसके बाद आरसीसीबी मार्केट में आया। इसमें जो चीज़ें एक इसमें इसका ड्रॉबैक था, उस चीज़ को ख़त्म करके आरसीसीबी में उसको सॉल्यूशन किया गया। ठीक है, तो मार्केट में आज की डेट में आरसीसीबी की वैल्यू ज़्यादा है ईएलसीबी के मुकाबले में। तो ईएलसीबी का मसला क्या है, ईएलसीबी में मैंने 3 मेजर पॉइंट्स को इसमें लिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है, यानी कि ये हमारी वोल्टेज के बिहाफ पे ये काम करती है, वोल्टेज के बिहाफ पे ये ट्रिपिंग करती है। ठीक है, जबकि आरसीसीबी ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, यानी कि इसमें करंट का जो डिफरेंस आता है आपस में जब काम करते हैं, उसमें समझाएंगे इसमें भी, तो ये करंट के बेसिस पे ट्रिपिंग करती है। तो एक तो मेजर पॉइंट हो गया, ये वोल्टेज ऑपरेटेड है डिवाइस है, ये आपका करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, पहला मेजर डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, अर्थ वायर ज़रूरी है, इसमें कनेक्ट करने के लिए हमें अर्थ वायर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा इसका डायग्राम है, हमने ये अर्थ का वायर यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, बॉडी अर्थ, तो ये हमारा जो वायर कनेक्टेड है, तो ये हमारी अर्थिंग जो कनेक्टेड है, ये अर्थिंग का जो वायर आता है बॉडी के साथ में, जो रिले के साथ में, रिले का आउटलेट, एक्चुअल में रिले में इसमें एक रिले होती है, तो इसमें ये काम कैसे करता है वो समझ लीजिए थोड़ा सा सर्किट डायग्राम। इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारी जो यूनिट है, सपोज कि कोई मोटर है, मोटर के पीछे आपने ईएलसीबी लगाया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मोटर की जो अर्थिंग है, बॉडी अर्थ, वो हमें इसके रिले के, इसमें जो रिले होती है ईएलसीबी में, रिले के एक साइड में हमें बॉडी अर्थ कनेक्ट करना होता है, जो हमारा बॉडी से आ रहा है, जिस चीज़ को हम चला रहे हैं, इक्विपमेंट को, उसकी बॉडी से जो अर्थ आ रहा है वो हमारे रिले के एक पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, और रिले का जो दूसरा पॉइंट होता है, वो दूसरा पॉइंट अर्थ के साथ, अर्थ का जो वायर आता है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन बन गया, यानी कि मोटर के बाद जो बॉडी अर्थ है, मोटर का जो बॉडी अर्थ है वो हमारा रिले में चला गया, इसकी ईएलसीबी की रिले में, और रिले का एक आउट पॉइंट हमारा बॉडी उसके साथ कनेक्ट हो गया अर्थिंग के वायर के साथ में। ठीक है, तो होता क्या है, जब हमारा ये सपोज कीजिए इसमें से कुछ लीकेज होके जब इसमें बॉडी में जाता है,
बॉडी में जब जाता है करंट तो यहाँ से ये बॉडी से इधर होता हुआ यहाँ पे रिले पे पहुंचता है। रिले पे पहुंचता है तो इधर रिले में नीचे से ये इसके अर्थिंग वायर के साथ कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज डिफरेंस पैदा होता है। जितना ये यहाँ पे ज़्यादा इसमें बॉडी में लीकेजेस जाएंगे उतना ही इसमें ज़्यादा वोल्टेज डेवलप होगा, तो वोल्टेज डिफरेंस पैदा होगा जिसकी रेंज करीब करीब 50 वोल्ट की रेंज अगर पहुँचती है तो ये रिले एक्टिव हो जाती है। इससे कम पे ये नहीं होती। जैसे ये 50 वोल्ट की रेंज में पहुंचता है तो ये रिले एक्टिव हो जाती है और ये सर्किट को ट्रिप कर देती है, पूरे सर्किट को, जिससे हमारा पूरे का पूरा इनकमिंग सप्लाई जो है वो ऑफ हो जाती है यहीं कहीं। तो ये इस तरह से काम करता है। बॉडी अर्थ से जो भी वोल्टेज यहाँ से जो भी लीकेजेस हो रहे हैं करंट के, जो इस यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे ये अर्थ के साथ इधर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस पैदा होता है रिले में। जब ये डिफरेंस आपका 50 वोल्ट के करीब पहुंच जाता है तब ये इसको ट्रिप करता है। इस तरह से ये ट्रिपिंग होती है इसमें। अच्छा, इसमें जबकि आरसीसीबी में क्या होता है, हमारा इसमें करंट डिफरेंस के बिहाव पे ये ट्रिपिंग होती है। इसमें अर्थ वायर के लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो अगर हमारा अर्थ वायर काम नहीं कर रहा तो ये हमारा रुक जाएगा, ये फेलियर हो जाएगा उस केस में। अर्थ वायर ज़रूरी है, अगर बाई चांस अर्थ वायर ब्रेक हो गया तो फिर ये काम नहीं कर पाएगी। जबकि इसमें अर्थिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती आरसीसीबी में। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सपोज कि ये डीपी है, यहाँ से हमने फेस और न्यूट्रल भेजा किसी चीज़ को चलाने के लिए, किसी मशीन को, तो ये हमारा इसमें से यहाँ से करंट पास होकर इस बॉडी में इसमें जा रहा है, अंदर जा रहा है। अगर ये क्या होता है, ये न्यूट्रल वाला जो इसका कनेक्शन होता है, जितना वोल्टेज जितना करंट हमारा फेस वाले वायर में फ्लो करता है उतना न्यूट्रल पर रिफ्लेक्ट करता है। ये होता है, जितना हमारा करंट इस वायर में जा रहा है इसको चलाने के लिए, वो करंट हमारा इस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इस पर आना चाहिए, इस पर बताना चाहिए कि भाई ये इतना करंट जितना जा रहा है वो वापस आ रहा है, इसका मतलब ये सही जगह पे यूज़ हो रहा है। जब होता क्या है कि हमारा करंट लीक करके बॉडी में चला जाता है, यहाँ पे कोई इंसुलेशन वीक होने की वजह से या किसी वजह से जब हमारा करंट लीक करके बॉडी में चला जाता है किसी भी इक्विपमेंट की, तो उस वक्त क्या होता है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट करके जो करंट जितना जा रहा है उतना नहीं आता और इसमें एक डिफरेंस पैदा हो जाता है। जैसे ही इसका डिफरेंस आपका 30 मिली एम्पियर के बराबर पहुंचता है, ये इसको ट्रिप कर देता है। इस तरह से इसका फंक्शन होता है ट्रिपिंग का। 30 मिली एम्पियर से जैसे ही ये करंट डिफरेंस ऊपर जाता है तो ये हमारा ट्रिप कर देता है। एक्चुअल में क्या होता है, 30 मिली एम्पियर की एक रेंज ऐसी होती है जो ह्यूमन बीइंग के लिए, इससे ज़्यादा अगर जाएगा तो हार्मफुल होगा, इससे कम है तो इतना नुकसान नहीं होता है ह्यूमन बीइंग को, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि 30 मिली एम्पियर से जब ऊपर जाएगा तो फिर इसका इफेक्ट पड़ेगा बॉडी के ऊपर, इसलिए इसकी रेंज रखी गई है। और ज़्यादा सेंसिटिव भी आती है इसमें आरसीसीबी में। 15 मिली एम्पियर का भी रेटिंग की आती है, 10 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर तक की रेटिंग की आती है। तो इस तरह से, लेकिन मेनली ये 30 मिली एम्पियर की इसमें कॉमनली ज़्यादा चलती है, उसके रेट्स फिर बढ़ जाते हैं। तो कॉमनली 30 मिली एम्पियर का चलता है। जितना करंट हमारा इसमें जा रहा है उतना अगर इस पर रिफ्लेक्ट नहीं करता तो इसका मतलब हमारा करंट यहाँ पे लीक हो गया, बॉडी में लीक हो गया, ये पहले इसको ट्रिप कर देगा ये सेंस करके। तो ये इस तरह से दोनों ELCB और RCCB इस तरह से फंक्शन करती हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। अक्सर ये डिफरेंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, लोग पूछते हैं अगर वो गहराई में कोई पूछना चाह रहा, सवाल कर रहा है तो उससे ये सवाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप, मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और इसी में जो इलेक्ट्रिकल के टॉपिक्स हैं इसी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है टॉपिक डीबी का। अभी इसमें मैंने सबसे पहले एक डीबी में डीबी की टाइप्स ऑफ डीबी डिस्कस किए थे, उसके बाद फिर डीबी की एसेसरीज डिस्कस की थी इससे पिछले वाले एपिसोड में। इसमें मैंने कुछ डिफरेंसेस आपको दिए जिससे कि आपको एक गहराई से पता चले कि ELCB, RCCB, MCB ये किस तरह से काम करती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये सवाल बनते हैं टेबल पे जब पूछा जाता है तो इस तरह से सवाल उठते हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, इसी को ही आगे बढ़ाएंगे और डीबी ड्रेसिंग के बारे में, ड्रेसिंग किस तरह से की जाती है और क्यों ज़रूरी है, किस तरह से किया जाता है, क्या उसका रूल रेगुलेशंस होते हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा अगले
उस पर ये टॉपिक गालिबन ख़त्म हो जाना चाहिए डीबी ड्रेसिंग का। उस पर एक आध टॉपिक और भी हो सकता है कि एक आध एपिसोड और बढ़ जाए। इस तरह से 3-4 एपिसोड में ये डीबी ड्रेसिंग का काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट।